अस्सलाम वालेकुम क्लास, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जो आपने प्रपोज़ल लिखना है वो किस तरह लिखना है और कौन कौन सी हेडिंग्स होगी और किन किन हेडिंग्स में आपने किस किस्म की बातें लिखनी हैं। तो सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन जो अगर हम कहें तो आपका चैप्टर नंबर 1 प्रपोज़ल का होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो चीजें आती हैं, बीच में जो चीजें होती हैं इन्वॉल्व, उसमें सिर्फ क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपके पास तो पहली हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन में, वो 1.1 है और इसमें हम इसको नाम दे देते हैं बैकग्राउंड का। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इज बैकग्राउंड। नाउ इस बैकग्राउंड को समझने के लिए हम एक टेस्ट एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप फॉर एग्जांपल, एंड dependent variable is, you can say that, turnover intention, and our mediator is, you can say that, any, for example you can say that जॉब सेटिस्फेक्शन। और हम कोई सा एक रैंडम मॉडरेटर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव मॉडरेटर लाइक परसीव ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स पॉप। तो ये आपका अगर मॉडल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, डीबी आपका टी टर्नओवर टेंशन, मीडिएटर जॉब सेटिस्फेक्शन है, मॉडरेटर पॉप है। नाउ अब ये मॉडल टू मॉडल थोड़ा बहुत आपका टेक्स्ट वेरी करेगा उसमें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बैकग्राउंड होता है ना, उसमें आपने ये चीज बतानी होती है कि आप का मेन टॉपिक क्या है। तो मेन टॉपिक से मुराद ये है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है तो आप बताना चाहेंगे यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, एंड कि लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। और इवेंचुअली फिर आप वहां से बात स्टार्ट करके बताएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप किस तरह इम्पोर्टेंट होता है फॉर एम्प्लॉइज एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। तो बैकग्राउंड कभी भी आपने किसी चीज का बैकग्राउंड लिखने के लिए पढ़ना होना, तो आपका जो मेन टॉपिक होता है, योर मेन विच इज योर मेन टॉपिक, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें। तो उसकी जो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है ना किसी भी इंट्रोडक्शन का, बेसिकली वो आपकी मोर और लेस स्टार्टिंग लाइंस बन सकती हैं, विच कैन बी योर स्टार्टिंग लाइंस ऑफ योर प्रपोजल इनटू बैकग्राउंड की स्टार्टिंग लाइंस जो होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी और चीज पे काम करना है, लाइक सोशल कैपिटल पे काम करना है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोशल कैपिटल है, तो वहां से आप बात स्टार्ट करेंगे। सोशल कैपिटल जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है, आप वहां से बात स्टार्ट करते हैं। फॉर ए के उसकी कोई भी पेपर की स्टार्टिंग लाइन देखें, जो कौन सी आप अपने से वहां से लेके रिफ्रेश कर सकते हैं, जो आपके कॉन्टेक्स्ट को फिट इन बैठती है। बैकग्राउंड में फर्स्ट पैराग्राफ तो आपका ये हो जाता है। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, और हर वेरिएबल के बारे में आपने लिखना होता है कि ये वेरिएबल बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता क्या है, वो और वो किस तरह डिफरेंट रिसर्चर्स उस वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं। बस एक चीज आपने बस माइंड में रखनी है कि लिंक आपका होना चाहिए फ्रॉम प्रीवियस पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करना चाह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, और उसके बाद अगर आप मीडिएटर की तरफ आए, जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ लिखना चाहते हैं, तो आप सेकंड पैराग्राफ यूं स्टार्ट कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कैन लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड देन बताना शुरू करें कि जॉब सेटिस्फेक्शन होती क्या है। एंड उसके बाद जब डिग्री पे आएंगे तो बताएंगे कि टर्नओवर टेंशन एक इशू है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और उसके बाद फिर आप बताएंगे टर्नओवर टेंशन होती क्या है और मरीज उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया। इसमें नॉर्मली 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद आपकी अगली चीज आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आप बहुत एहतियात से आपने यहाँ बात सुननी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप कोई भी जब रिसर्च करते हैं किसी चीज पे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, एम्प्लॉयज के अंदर देखते हैं, या आप किसी में देखते हैं, तो आप उस चीज को विजुलाइज करते हैं कि ये जो मैंने मॉडल बनाया ना, ये फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया है, जो कंपैरिजन ऑफ आईवीडीवी मीडिएटर मॉडरेटर होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशंस ये सच इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देना, तो वो मसला खत्म हो जाएगा। तो वो जो मसला होता है ना, मसला, वो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज अ पॉजिटिव लीडरशिप। तो आपका इसी आप इशू ये देखते हैं कि बैड लीडरशिप की वजह से एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब एम्प्लॉय का टर्नओवर को कम कैसे किया जाए, तो उसका एक है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप अप्लाई की जाए। तो बैड लीडरशिप भी बेसिकली योर प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, लोग खुश नहीं होते जॉब से, और बहुत सारी जो नेगेटिव थिंग हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बैड लीडरशिप की वजह से हो रही होती है। तो आपका जो भी टॉपिक है, आपने जस्ट विजुलाइज करना है कि मेरा ये टॉपिक जो है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने कोर 6 to 7 लाइन में वो प्रॉब्लम एड्रेस करना है कि आपने ये कौन सा इशू देखा, और उसको उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, उसमें आपने बताना है कि मेरा ये फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। अब प्रॉब्लम दो किस्म के होते हैं, वो आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि जैसे बैड लीडरशिप है, वो एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपका जो भी टॉपिक होगा उसके मुताबिक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि एक कोई ना कोई रिसर्च गैप मिसिंग रह गया है लिटरेचर के अंदर, और ये भी एक इशू है जिस पे आपको रिसर्चर्स कॉल देते हैं कि इस पे काम करने की जरूरत है। बेसिकली वो मिसिंग एरिया है ना, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो आप उसको भी एड्रेस कर सकते हैं इसमें, कि दूसरी प्रॉब्लम यह है कि रिसर्चर्स ने भी इस बात को मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, उस गैप को, वो आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपकी जो अगली चीज आ जाती है, जो वो चीज इंपॉर्टेंट है, विच इज रिसर्च क्वेश्चंस, आर क्यू। मैंने इसको आर क्यू लिख दिया, रिसर्च क्वेश्चन। सच क्वेश्चन इज बेसिकली लाइक दैट कि आपके वो मॉडल पे डिपेंड करता होता है कि सच क्वेश्चंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, 1 IV, 1 DV, 1 मीडिएटर, 1 मॉडरेटर, अगर ये मॉडल है फॉर एग्जांपल, तो आपका सच क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ IV ऑन TV। नाउ, IV की जगह आप अपना जो भी वेरिएबल IV का होगा उसका नाम लिखेंगे, DV की जगह आप DV का नाम लिखेंगे, जो भी आपका होगा। मेरे इस केस में फॉर एग्जांपल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TL, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टर्न ओवर इंटेंशन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन आपका बनता होता है मीडिएटर के बारे में। सो मेरे केस में क्या बनेगा कि डज जॉब सेटिस्फेक्शन मीडिएट बिटवीन IV और DV की तरह मीडिएटर हमेशा लगा होता है ना, तो इसका मतलब है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एंड TOI। और इस केस में अगर मॉडरेटर भी आपका एक लगा हुआ है, तो आपका ये बन जाएगा कि डज पॉप मॉडरेट बिटवीन IV एंड DV। मतलब जो फॉर एग्जांपल जहां मॉडरेटर जहां भी आपने इंसर्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने IV और DV की तरह फॉर एग्जांपल इंसर्ट किया हुआ है, तो यहाँ आपका आ जाएगा। अगर किसी के 2 मीडिएटर्स हैं, तो अगर किसी का एक ही मीडिएटर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा।
और मतलब जिसका अगर मॉडरेटर कोई नहीं है तो सर्च क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा, एंड देन आपके पास सर्च क्वेश्चन नंबर मतलब फिर आपके पास सिर्फ 2 ही मिल रह जाएंगे। इट डिपेंड अपॉन, लेकिन अगर आपके पास 2 मीडिएटर हैं तो सेकंड वाला की तरह ही आपका थर्ड वाला आ जाएगा। सो ये तो आपके सर्च क्वेश्चन हो गए। इंट्रोडक्शन में जो सबसे अगली जो बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसे नेक्स्ट स्टेप है वो 1.4 है, थ्योरी। थ्योरी में आपने ये बात मेंशन करनी होती है कि जो आपकी कि आप कौन सी थ्योरी आपके जो इस रिलेशनशिप को या इस पूरे मॉडल को अफेक्ट कर रही है। अफेक्ट से मुराद ये कौन सी थ्योरी इंप्लीमेंट हो सकती है आपके मॉडल के ऊपर। जो मैम ने आपको 40 थ्योरीज की बुक्स दी हुई हैं, दो डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में भी आप देखें जो आपका कंसर्न टॉपिक होता है ना, जैसे किसी का फॉर एग्जांपल सोशल कैपिटल टॉपिक है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का टॉपिक है, किसी का इमोशनल एग्जॉस्शन फॉर एग्जांपल टॉपिक है, या किसी भी जो भी एक टॉपिक है, तो वो वहां के पेपर्स आप सर्च आउट करके देखिए कि उन लोगों ने कौन सी थ्योरी यूज की हुई है। तो थ्योरी के भी आपके पास 2 पैराग्राफ्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ में वो थ्योरी कहती क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, 7 to 8 लाइन्स, नो मोर देन दैट, नो लंबी स्टोरियां कि वो बेसिक थ्योरी कहती क्या है। और सेकंड पैराग्राफ में आपने बताना है कि वो जो थ्योरी है वो आपके मॉडल को किस तरह इफेक्ट कर रही है, वो किस तरह आपको इम्प्लीमेंट कर रही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया है फॉर एग्जांपल, इसे अगर हम नीचे जाएं विज, तो इसके बाद जो हमारे पास अगला चीज जो इंक्लूड होती है वो आपके पास इंक्लूड होती है विज माय ड्राइंग बोर्ड, यस। थ्योरी के बाद जो इससे नेक्स्ट होती है इन्वॉल्व, वो आपके पास जो चीज आती है वो आपके पास आती है कि आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है स्टडी की तरफ। सो फॉर एग्जांपल 1.6 के बाद हम आई एम रिमूविंग ऑल दिस, ये आपने बेशक अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होगी। तो 1.6 चलें, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आगे। 1.6 ये आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है स्टडी को लेके। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी का मतलब ये होता है कि पहले क्या चीज मौजूद नहीं थी, पहले क्या चीज मौजूद नहीं थी जिसमें आपने अपने से कंट्रीब्यूट करके कोई नई चीज ऐड की है। कंट्रीब्यूशन का यही मतलब स्टडी में होता है, आपने इसमें ये बातें लिखनी होती हैं कंट्रीब्यूशन में हमेशा कि क्या चीज पहले मौजूद नहीं थी और आपने क्या चीज ऐड की है लिटरेचर के अंदर। सो इट इज वेरी मच लाइक यू कैन से दैट you are, it is very much like something like problem statement या रिसर्च गैप टाइप की चीज ही होती है, ये मिलती जुलती होती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये आपके चैप्टर नंबर ये 1 की चीजें हैं इंक्लूड। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने हेडिंग्स बताई है ना, ये पेट हेडिंग्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो सुपरवाइजर या आपके जो टीचर या आपके मेंटर आपसे ये भी कह सकती हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा रिसर्च गैप की सेपरेट हेडिंग डाल दें, या इसमें कंट्रीब्यूशन की हेडिंग निकाल दें, सिर्फ रिसर्च गैप ही रहने दें। लेकिन मोर और लेस इसी तरह का आपके पास जो फॉर्मेट है वो बैक फॉलो होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस हेडिंग में क्या क्या चीजें लिखते होते हैं। पहली बात तो, एक तो बात ये हो गई। अच्छा, इससे अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 आता है, लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू, अच्छा, इसमें आप ने जो आपके जितने मॉडल के
हाइपोथेसिस बन रहे होते हैं, जितने आपके मॉडल के हाइपोथेसिस बन रहे होते हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा पहला हाइपोथेसिस बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एंड टीवाई, जिसमें मैं प्रूफ करूंगा। अब इसके नीचे आपने यू हैव टू राइट सम लाइंस हियर कि टू कुछ एटलीस्ट 7 to 10 लाइंस टू प्रूव दैट कि आप का जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है वो टर्नओवर इंटेंशन को अफेक्ट कर रही है। और जाहिर बात है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जितनी ज्यादा होगी टर्नओवर इंटेंशन उतनी कम होगी। आपने इस चीज को लिटरेचर से प्रूव करना है। डिफरेंट आर्टिकल जो इस रिलेशनशिप के बारे में लिखे गए हैं, स्टडी दैट कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं टू सपोर्ट दिस, और उसको आपने रिफ्रेश करके लिखना है। तो आपका कोई भी एक जो भी टॉपिक एक इंक्लूड होता है तो आपने उसको प्रीवियस लिटरेचर से लाइंस जोड़ के डिफरेंट आर्टिकलों से आपने उसको लिखना होता है। यू कांट कॉपी पेस्ट दैट दोज लाइंस। और हर लाइन के बाद, 2 लाइनों के बाद, आपने वो लाइन जब वो आइडिया कान जिस पेपर से उठाया है आपने उस पेपर को बीच में लिखना होता है और उसको उसका रेफरेंस इंसर्ट करना होता है। आपके जितने हाइपोथेसिस बनेंगे आपके मॉडल के मुताबिक उतने ही हेडिंग्स यहाँ बनेंगी। फॉर एग्जांपल मुझे 5 हाइपोथेसिस बनते हैं तो 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 2.5, यहाँ तक होपफुली बात क्लियर होगी मेरे एंड तक। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपका होता है मेथड पार्ट। चैप्टर नंबर 3 में आपका चीज इंक्लूड होती है मेथड पार्ट। और उस मेथड पार्ट में आपने ये चीज लिखनी होती है कि आप की पॉपुलेशन कौन सी है, नंबर 1। और दूसरी चीज आपने लिखनी होती है कि आप की सैंपलिंग कौन सी है, सैंपल एंड सैंपलिंग। नाउ सैंपल एंड सैंपलिंग का मतलब क्या है यहाँ? सैंपल एंड सैंपलिंग का मतलब ये है कि आप जो हैं वो, चलें हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन में आप ये चीज बताते हैं कि आप जो डाटा है वो कहाँ से गैदर करेंगे। अदर यू आर टारगेटिंग एम्प्लॉयज वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आईटी सेक्टर, या जो भी फिजिबल आपके पास जो है जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं वो वाली आप उसमें पॉपुलेशन लिखते हैं कि हम यहाँ से डाटा लेंगे। और उसके बाद आपके पास सैंपल एंड सैंपलिंग आता है तो आपने डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने मेंशन करना होता है कि कौन सी सैंपलिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हैं टू टू कलेक्ट डाटा। और आप डाटा कहाँ से, मतलब कहाँ से यूज कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय से डाटा लेंगे, एम्प्लॉय सुपरवाइजर दोनों से लेंगे, कि आप टॉप मैनेजमेंट से डाटा लेना है आपने। अभी देखें ये भी एक थोड़ी सी समझदारी वाली बात ये है कि यू कांट टेक डाटा फ्रॉम एवरीबॉडी डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, अब एम्प्लॉयज जो लोअर या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज हैं वही रेट करेंगे कि मेरा जो लीडर है, मेरा जो सुपरवाइजर है वो कैसा है। सुपरवाइजर अपने आप को रेट नहीं कर सकता इन दैट केस। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। फॉर एग्जाम्पल कोई लोग काम करना चाहते हैं ग्रीन प्रैक्टिसेस पे, फॉर एग्जाम्पल अब ग्रीन प्रैक्टिसेस में हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन सेक्टर से हम डाटा लेंगे। कोई भी एजुकेशन जो सेक्टर है वो रेयरली ग्रीन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा होता है। यू हैव टू गो टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या ऐसे सेक्टर जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी आपको समझदारी की दिखाने की जरूरत है टू चेक दैट कि आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। और इसके बाद जो इसकी सबसे आखिरी हेडिंग होती है वो होती है आपके पास मैयर्स, कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाना है, आपने जो कोई भी
क्वेश्चनेयर बनाना है, वो आपने इंक्लूड जो करना है वो आपने कहाँ से इंक्लूड करना है, मतलब किन किन पेपर से आपने उठाना है या करना है। तो इस मामले में एक बात बहुत क्लियरली याद रखनी है आपने कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना आपका, जो प्रपोजल का होगा, इसमें आपने मेंशन ये कोई भी आप आर्टिकल उठा लें कोई भी अच्छे जर्नल का, उसका देखिए कि उसने मेथड पार्ट किस तरह लिखा हुआ है, कि उसमें बड़ा एक कॉन्साइज तरीके से लिखना होता है मेथड पार्ट, और टू द पॉइंट लिखना होता है। इसमें लंबी स्टोरियां डालने की जरूरत नहीं होती। जो प्रपोजल है ना, प्रपोजल, उसमें इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल वो थोड़ा सा लेंथी होता है, आपका 1 से 1.5 पेज तक जो इंट्रोडक्शन का जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो 1 पेजर हो जाता है आपका। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन 7 to 8 लाइन्स, इनका एक पैराग्राफ, 7 to 8 लाइन्स का दूसरा पैराग्राफ। इससे मतलब इसे थोड़ा भी कर सकते हैं आप, ये ना हो कि बिल्कुल ही ब्रीफ कर दें। यू कैन आर बिटवीन, वर्क इन बिटवीन मिडिल टू 4 to 8 लाइन्स, यू कैन डू दैट। सेम एज सच क्वेश्चंस पर 3 से 4 लाइनों में होते हैं। इसी तरह आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी भी इसमें इंक्लूड होती है। फिर आपका उसमें भी ज्यादा लंबी कहानियां डालने की जरूरत नहीं होती। अगेन लिटरेचर व्यू है, इस स्टेज के ऊपर एक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए 8 to 10 लाइन्स आर एनफ। और उसके बाद फिर आपका मेथड पार्ट आ जाता है, वो भी इतना लंबा नहीं होता। तो इन केस आपका ये जो प्रपोजल है मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप करें तो ये अबाउट 10 पेजेस तक आपका नॉर्मली कंप्लीट हो जाता होता है। अगर रेफरेंस इंसर्ट करेंगे तो 11वें पेज तक शायद चला जाएगा। तो बस ये आपको मैंने ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि जो आपका वो है, जो प्रपोजल आपने जो लिखना है, वो किस तरह लिखना है इस सब्जेक्ट के लिए भी, और इसी पैटर्न को आप आगे लेके जाके जो आप जो से लोग थीसिस ऑफ करते हैं, जो थीसिस करते हैं, वो भी अपना प्रपोजल इसी ही पैटर्न पे डेवलप करते हैं। होपफुली आपको मेरी काफी बातें क्लियर होगी होंगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच।